हेलो बच्चों। आज एक और पोएम के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। ये पोएम है कीपिंग क्वाइट, क्लास 12th फ्लेमिंगो में। एंड द राइटर इज पेबिलो नेरुडा। ये स्पेनिश राइटर हैं, चिली कंट्री से बिलोंग करते हैं। एंड ये जो पोएम है इनकी स्पेनिश पोएम का इंग्लिश वर्जन है। एंड द टाइटल ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट। अब कीपिंग क्वाइट का लिटरल मीनिंग आप सब जानते हैं, शांत रहना। तो ये शांत रहने से क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं आपको एक सेंट्रल आइडिया के थ्रू, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन के जरिए और अंत में क्वेश्चन आंसर्स के जरिए मैं प्रयास करूंगा कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ जाए। बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये जो कीपिंग क्वाइट है ये थोड़ा डायडेक्टिक नेचर की है, थोड़ा कुछ समझाने का प्रयास किया है पेब्लो नेरुडा ने। एक्चुअली ही इज नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड विद द वे द वर्ल्ड हैज प्रोग्रेस सो फार। देयर हैज नॉट बीन एनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हाटसोएवर। वो बड़ा डिस्प्लेजर अपना शो कर रहे हैं कि दुनिया ने जिस तरह से आगे दुनिया बढ़ी है, इंसान आगे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट है, लेकिन वो डेवलपमेंट केवल फिजिकल डेवलपमेंट है। देयर इज नॉट बीन एनी स्पिरिचुअल फीलिंग, or the man has lacked the initial moral value for which he is actually called a man, a distinct species. तो इससे वो थोड़ा डिस्प्लेजर फील करते हैं और वो बहुत सारी चीजों का जिक्र करते हैं कि किस तरह से ग्रीन वॉर्स में सारी दुनिया शामिल है। ग्रीन वॉर्स मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर द सेक ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उससे बड़े खुश नहीं है। दूसरी बात है, इसके अलावा वो कहते हैं कि किस तरह से जो है और तरह के वॉर्स हैं, चाहे वॉर्स विद फायर, वॉर्स विद गैस, एक तरह का गैस चेंबर, हम एक बारूद के ढेर पे सारी दुनिया खड़ी है। तो ये जो चीज है, जिस तरह से प्रोग्रेस जिसका नाम इंसान ने जिसे दिया है, वो एक्चुअल में रियल प्रोग्रेस है नहीं, वहां पे कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं कि देयर इज एन अर्नेस्ट नीड ऑफ साइलेंट इंट्रोस्पेक्शन। So let us move towards the explanation part of this very fine poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. और जैसे आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि वो कैसे इस साइलेंस को डेथ के साथ एसोसिएट नहीं कर रहे हैं। वो क्या कहना चाह रहे हैं, मैन ही इज आस्किंग फॉर साइलेंट इंट्रोस्पेक्शन। चलिए देखते हैं, आपको उम्मीद करता हूँ ये बहुत पसंद आएगी। लेट अस स्टार्ट दिस पोएम कीपिंग क्वाइट। He says now we will count to 12. Count to 12 का कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग तो दिखाई नहीं पड़ता, जैसे हमारे वहाँ चलो 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो हो सकता है बिकॉज ही वॉज अ स्पेनिश पोएट इन दैट पर्टिकुलर रीजन, 12 मे बी कंसिडर्ड एज अ वेरी ऑस्पिशियस नंबर, और है भी 12 मंथ्स देयर इन अ ईयर। और इस तरह की बहुत सारी हैं, 12 आवर्स, ओके। तो इन अ क्लॉक, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से मे बी ही माइट बी सेइंग काउंट टू 12। कुछ उसे इस तरह से इंटरप्रेट भी करते हैं कि बिकॉज एट द टाइम व्हेन द पोएम वाज रिटन, इट वाज रिटन ऑन यू नो इन द बैकड्रॉप ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड ही इज आस्किंग 12 major countries who were involved in the war to keep quiet, means to stop this war-like situation and get together and keep quiet for a moment. हालांकि ये बहुत रियलिस्टिक मुझे नहीं लगता so far as I have read Pablo Neruda, लेकिन जो भी हो, he is asking us to keep quiet. Now, as I told you, he is trying to make a bond with the readers so that they would understand what he is trying to make him understand. So he says, let's not speak, let's stop. Such kind of phrases actually show that the poet is trying to make that bond, the feeling of oneness with the readers. वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से हम सब लोग मिलके इस काम को करें. नाउ व्हाट वर्क ही इज आस्किंग अस टू डू, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, वट एवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू बिलोंग, प्लीज डोंट speak in any language,
And let's stop for a second. He feels this, he feels and shows his, unhappiness, or he's not very much happy with the word's progress, and he feels that the arms that we have moved so far फॉर वेरियस पर्पजेस, वो कोशिश कर रहा है यहाँ पे ये दिखाने की कि किस तरह से हमने अपनी फिजिकल प्रोग्रेस पे ज़्यादा ध्यान दिया है अब तक. मूविंग आवर आर्म्स हैज़ दैट काइंड ऑफ मीनिंग. मे बी आर्म्स का दूसरा एक मीनिंग होता है अस्त्र शस्त्र वगैरह जो होते हैं उसको भी आर्म्स बोलते हैं. मे बी तो एक बढ़िया एक पन यहाँ पे हो सकता है जिसको हम यमक अलंकार भी बोलते हैं हिंदी में. तो आर्म्स का डबल यूज़ पॉसिबली यहाँ पे हो सकता है बिकॉज ही डजंट सीम टू बी हैप्पी विद द आर्मामेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड. किस तरह से आर्म्स का, किस तरह से शस्त्रों अस्त्रों का ये प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है दुनिया में. ही डजंट feel happy with all this, so he wants that everybody in the world should show that the kind of brotherhood and keep himself or oneself at one place without moving his arms and keeping and he is invoking everybody's spirit to keep quiet. So he further says that it would be an exotic movement. Exotic means extraordinary होता है, एक strange movement, without rush, without engines. Why does he say that it would be an exotic movement? Well, because when he imagines that whole the world comes together. And for a moment, nobody in the whole world is speaking. They all are doing something unique. It will be a very strange thing, though it doesn't seem to be very realistic. But he is imagining that it would be an exotic moment. It would be an extraordinary moment if this happens. There would be no rush, no vehicles would be there on the roads. There would be no engines in the factories going on. Nothing sort of human activity, physical activity would go on, and it would be a very strange moment. Now you will see this symbolic image here in these lines. Fishermen in the cold sea would not harm whales. Now this image of cold sea, what is cold sea? I'll further tell you. Let me first complete this line. And the man gathering salt would look at his hurt hands. Now he has given two important images. One is the fisherman in the cold sea and another is man gathering salt. Now what the fisherman is doing in the cold sea? Now cold sea is ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है जिसमें कोई भी नाउन, कोई भी एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ इस तरह से यूज होता है कि जहाँ पे वो जनरली यूज़ नहीं किया जाता, बट एक लिटरेरी मीनिंग के लिए उसका यूज होता है. कोल्ड सी, एक्चुअली सी इज़ नॉट कोल्ड बट द इनह्यूमन एक्टिविटी ऑफ द मैन ही इज़ ट्राइंग टू से. फिशरमैन मीन्स ऑल हंटर्स ऑल who are harming whales, they would not do if they keep quiet and they introspect. Another thing is that the man who is gathering salt would look at his hurt hands, means he will find that he is harming himself also when he is involved gathering salt at the seaside. Not only he is destructive to the nature but to himself as well. Now फिशरमैन का यूज उसने एक सिंबल की तरह किया है जिसमें वो उस एक ऑप्रेसर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो शोषण करने वाला क्लास है, एंड वेल्स उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है जो शोषित है, दोज हु आर ऑप्रेस्ड बाय द ऑप्रेसर्स और बाय द हंटर्स. They have the cold blood. Actually the sea is not cold, but they are cold-bloodedly killing the oppressed class. Now, apart from using the symbolic images like hurt hands and cold sea, there is a prominent figure of speech alliteration in the line hurt hands. You know about alliteration. जब कोई भी कोई लेटर बार बार
दो वर्ड्स में या तीन वर्ड्स में आगे इन रेगुलर इंटरवल्स यूज होता है, दैट इज कॉल्ड अनुप्रास अलंकार और एलिटरेशन. सो दैट गिव्स द एक्सटर्नल मोर beauty to the piece of work. Now the poet says that there has been no achievement, real achievement of the war. People throughout the world has made this whole world as a battleground by involving themselves in green wars. Green wars का मतलब poet environmental जो प्रॉब्लम्स इंसान की वजह से आई हैं उनसे कोशिश कर रहा है, यानी कि कटिंग ऑफ ट्रीज, polluting the environment and all that, wars with gases or wars with fire, like the world has become a place where every country is trying to have more and more arms and ammunitions or bombs. So this is something very which is very painful to the poet, and he says that in such kind of a war, when a person is involved in such kind of war, there is no survivor in that war. There would be victory but no survivors. So there is a contrast in these two things, victory with no survivors. जीत भी होती है तो उसका कोई उसको भोगने वाला नहीं होगा. There would be no real achievement. So he says that if such moment comes in a person's life, in everybody's life in the world, that all the nations, all the countries, all the people throughout the globe sit at one place, and they would not speak in any language, they would do something extraordinary by thinking about their actions. That kind of understanding will develop inside them, that all the people in the world are brothers. They would understand the they would understand the human values, and they could put on clean clothes. जो कहने की कोशिश करा, clean clothes means ये ऊपर जैसे कोड सी का उसने इमेज दिया हुआ है. When you are involved in a war, your whole clothes are having blood stains on it. It is now in the further lines रंजित होता है essence of the poem. शायद इसमें देखिएगा अच्छे कपड़ों में दिखाई दे लोग. अच्छे कपड़े means total inactivity. That kind of good feeling should come up in them. अभी तक मैंने आपसे कहा है कि आप सब खामोश रहो, कोई बात मत करो. बहुत सारा brotherhood आपने अपने आर्म्स बहुत बढ़ा लिए हैं, बहुत इंजन्स चला लिए, लेकिन अब सब शांत हो जाओ. तो कहने का मतलब ये नहीं है कि you don't do anything. What he wants is that he wants everybody to introspect. He is saying, he has already mentioned in the first lines that it would be an exotic moment. He wants an extraordinary moment. He does not want any truck with death. He, by saying truck with death, he wants to say that if we are silent but we are not doing anything, no inner activity goes on, no introspection is going on, and we keep doing such kind of things which are not morally good, so it is equal to the death. It will be a moral death. तो वो कह रहे हैं कि मैं डेथ नहीं चाहता. What I want is that when everybody is keeping quiet, there should be some extraordinary thing going on inside the mind of all people, and they should feel that kind of responsibility on their part as a human being, and they should they should feel that all people are their fellow beings in the world. Now he says, if we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Now, a very important and philosophic idea comes here when he, says that we have been so single-minded. Single-minded का मतलब है we have our mottos have always been selfish. हमारे जो उद्देश्य हैं हमेशा selfish रहे हैं. We have just tried to fulfill our physical needs in the world. We don't know our real purpose
of coming on the earth and such kind of things. And because of this, a great deal of sadness comes on our part. What kind of sadness? Which has come out of this feeling that we never understand ourselves, means we never, because we never meditated, हमने कभी meditate नहीं किया, हम इस बात को कभी समझ ही नहीं पाए कि what is our actual goal and what we should do and what we should not. संस्कृत का एक कंपेरेबल लाइन है उसकी, अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदं न धीरा. Means those people who are morally sound, those who are armed with morals, great ethics, उनको जो भी महान पुरुष हैं जो हमेशा वैल्यू बेस्ड लाइफ को जीते हैं, उनको कभी भी मौत से डर नहीं लगता, चाहे वो आज आ जानी हो या युगों के बाद आए, लेकिन दे कैन नेवर बी डिस्ट्रैक्टेड. हाउ दिस हैपन्स विद देम? बिकॉज दे ऑलवेज मेडिटेट, दे ऑलवेज कीप काम, they always think before they act, and when they do this, they are not sad, they are always happy, there is no depression, no worries, no tensions whatsoever, so they are not threatened of death. तो पोएट यही कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता कि हम सिंगल माइंडेड नहीं होते और हम जस्ट सेल्फिश, हमारे मोटिव्स नहीं होते, और तो शायद ये जो हमारा ये ह्यूज सैडनेस है, इसको कोई अगर चीज़ दूर कर सकती है तो दैट इज़ ओनली साइलेंस. सॉरी, because this gives an opportunity to us to think and rethink, introspect and retrospect about our deeds in the world. Now he gives the image of the very nice image of the earth to conclude. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you will keep quiet and I'll go. So he finally says that जैसे अर्थ के नीचे सीड जब होता है, अर्थ के अंदर होता है, तो दैट टाइम अर्थ इज़ वेरी क्वाइट, द सीड इटसेल्फ सीम्स टू बी डेड, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ, एक सीड के अंदर देयर इज़ अ लॉट ऑफ लेटेंट टैलेंट इन इट. आपने लेटेंट हीट के बारे में सुना होगा, उसके अंदर गुप्त ऊष्मा, उसके अंदर ऊर्जा बहुत है, इट हैज़ गॉट ऑल द पावर, बट inside the earth, when it is inside the earth, there is a layer of earth on it and there is apparent stillness. It is not dead, because later on when the time comes it shows that how productive it was, और किस तरह से वो एक प्लांट के रूप में बाहर आ जाता है. So that is what the nature also tells us, the importance of stillness, importance of introspection and silent retrospection. So with this, this poem also ends. इसके बाद मैं आपको questions को थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, आप उनको देख लीजिए. So the first question is, what is the exotic movement the poet talks about? Exotic movement means an extraordinary movement. What he calls an extraordinary movement is when everybody in the whole world keeps quiet in an introspection. So that will be an extraordinary movement. Though it is not realistic that all the people at one particular point of time they will keep quiet and they will do according to what the poet wants from them, but this is the exotic movement. He says that stillness in the whole world. यहाँ पे जो लिखा हुआ है quiet का स्पेलिंग जरा चेक कर लीजिएगा, QUIET होना चाहिए. सॉरी, ये थोड़ा गलत लिख दिया है, QUIT लिखा हुआ है, जस्ट रिप्लेस इट विथ QUIET. Now the other question is, does the poet favor total inactivity? ये बहुत important question है. He is actually not favoring the total inactivity. He does not say that everybody in the world should keep quiet and don't do anything at all, but he wants them to do something very unique. When you are
when you are looking inactive to the rest of the world, you are involved in a very unique activity, that is meditation and introspection. So that is what he wants to say when he says that everybody should keep calm in the world. आप इस क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ भी लीजिएगा और ऐसे ही उसको ट्राई कीजिएगा, उसे याद हो जाए आपको. Now the next question is, what does the earth teach us? हमें धरती क्या सिखाती है in context of this poem? पहले लिखा हुआ जो है पढ़ देता हूँ. The poet brings out an image of the earth to tell us that he does not want total inactivity. He says that amid the apparent stillness, a great productive work goes on inside the earth. धरती के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है उस समय जिस समय वो बाहर से खामोश दिखाई देती है. लगता है कि सब कुछ रुका हुआ थमा सा है या मौत की सी सुनसानी छाई हुई है. बट लेकिन वो जब नए पौधे का जन्म होता है, व्हेन अ न्यू प्लांट ग्रोज अप, व्हेन द सीजन कम्स, इट प्रूव्स its worth. The earth proves that what was the role of the stillness. So he is comparing this stillness, what he is wishing from the whole world, to the stillness of the earth. Now what can be achieved by keeping quiet? By keeping quiet, the poet says that one can develop a new kind of understanding of universal brotherhood, and people could forget enmity and come together for the development of the whole earth, and in this way they could prove their worth in the world as a human being. So this is the use of the keeping calm. Now about the sadness, the poet feels that if a man is selfish, he always thinks about himself, he never understands himself, so he's always threatened of death, and this is the cause of his sadness. If you have no moral values, you can never be happy. So guys, इस चैप्टर को हम यहीं पे एंड करते हैं. फिगर ऑफ स्पीच और पोएट्री डिवाइसेस पे हम बाद में चर्चा करेंगे. थैंक यू.